जंगल में बिजली कपी की साड़ियों की दुकान थी। कबूतरी की बेटी की शादी थी। उसने अपनी बेटी के लिए साड़ियाँ लेनी थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। मानो बहन, मेरी बेटी की शादी है। मुझे बिजली कवि से साड़ियाँ लेनी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आप ही बिजली कवि से कहें कि कुछ दिनों का उधार कर ले। बबली बहन, आप चिंता ना करें, मेरी बात बिजली कवि जरूर मानेगी। फिर मानो चिड़िया कबूतरी के साथ जाती है। बिजली बहन, अगर कबूतरी बहन पैसे नहीं देगी तो इसकी जगह मैं दूंगी। चिड़िया, मुझे भी कबूतरी पर विश्वास है, लेकिन याद रखना, 1 महीने से ज्यादा उधार नहीं चलेगा। मैं लौटा दूंगी, 1 महीने तक पैसे मैं लौटा दूंगी। फिर बबली कबूतरी बिजली कवि से साड़ी लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और 1 महीना पूरा हो जाता है। बादल जी, जरा दुकान पर बैठना, मैं कबूतरी से पैसे लेकर आती हूँ। अगर वो पैसे ना दे तो कोई चीज उठाकर ले आना उसके घर से। तुम चिंता नहीं करो, पैसे तो मैं लेकर ही आऊंगी। फिर बिजली कवि कबूतरी के घर जाती है। हाँ भी कबूतरी, 1 महीना गुजर गया, लाओ मेरे पैसे, मैंने अब नया माल लेना है। कवि बहन, क्या बताऊं, बेटी की शादी के बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर में जो कुछ भी था वो सब मेरे इलाज पर लग गया। इलाज पर लगा हो या ना लगा हो, मुझे उससे क्या, मैं तो अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। बबली कबूतरी कवि की बहुत विनती करती है, कर बिजली कवि कहाँ मानने वाली थी। वो तो अपनी बात पर ही डटी रहती है। चिंकी, चिंकी तोती, कहाँ जा रही हो? आओ ना, तुम्हें साड़ी दिखाऊं। बादल, तुम आज यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ये काम मर्द पक्षियों का नहीं है। चिंकी, मैं तुम्हें मुफ्त में साड़ी दे दूंगा, जरा मेरी बात तो सुनो। कवि, मैं मुफ्त में नहीं, पैसों से लेने आई हूँ साड़ी। अच्छा दिखाओ। फिर बादल कौवा चिंकी तोती को साड़ियाँ निकाल निकाल कर दिखाता है। देखो तोती, ये लाल रंग की साड़ी बहुत सुंदर है, ये तुम्हारे हरे हरे पंखों पर बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा कहते हुए कौवा आहिस्ता आहिस्ता तोती के करीब होता है। नहीं नहीं कवि, मैं तो हरे रंग की ही साड़ी लूंगी। तोती, सच बताऊं तो जो रंग भी तुम पहन लो वो तुम पर बहुत जचेगा। बादल कौवा थोड़ा आगे बढ़ता है और वो तोती के पंख को छूता है। बेशरम, गंदे बूढ़े कौवे, हटो हटो, मुझसे दूर हो जाओ। मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी, कहाँ हैं आप? चिंकी तोती भागी भागी चीकू तोते के पास जाती है और वो जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। पति जी, उसने मेरे पंख को छूने की कोशिश की और मेरे साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ, तुम चुप करो चिंकी, उस बुढ़े को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तोता गुस्से में एक बड़ा डंडा लेता है और कौवे की ओर जाता है। उधर बिजली कवि एक साड़ी के लिए कबूतरी से लड़ रही थी। रहम करो, मुझ पर रहम करो बिजली, इतना जुल्म ना करो। अगर मुझे साड़ी दे ही दी है तो कुछ दिन और निकाल लो, मैं खुद आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगी। एक बार कहा ना कि मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। रोती हुई बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वो कभी नहीं मान रही, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ताकि पैसे मैं उसे देकर अपनी जान छुड़वा लूं। वो तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है। कबूतरी बहन, आप ये पैसे ले जाएं और ये पैसे उसके मुंह पर मारो, उसे किसी का भी एहसास नहीं है। फिर बबली कबूतरी पैसे लेकर चली जाती है और वो बिजली कवि को दे देती है। कवि क्या जानती थी कि पीछे क्या होने वाला है। जिसे वो दुकान पर बिठा कर गई थी, उसकी वजह से तो उसकी सारी साड़ियाँ खराब होने वाली थी। तभी चीकू तोता भी आ जाता है। बेशरम बुढ़े कौवे, जरा बाहर आ, मैं देखता हूँ तुझे। चा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है।
तोता डंडे से कौवे की खूब पिटाई करता है और कैंची से साड़ियाँ भी काट देता है। तभी सभी पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाते हैं। तभी बिजली कौवे भी आ जाती है। अपनी दुकान की सारी साड़ियाँ खराब देखकर बिजली कौवे तो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी साड़ियाँ। जब ये दूसरों की इज्जत पर नजर रखेगा बुढ़ा कौवा, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। बादल कौवा बिजली की ओर देखता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो बिजली से भी पिटेगा। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं कबूतरी से पैसे ही ना लेने जाती। इस कौवे की वजह से मेरी सारी दुकान ही बर्बाद हो गई। ये आम का पेड़ मेरा है, मैं ही इस पेड़ से आम तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा आम। बादल कौवा और चीकू तोता एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे जब मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, समझा लो इस मोटी चोंच वाले को, ये सारे आम मेरे हैं। चिड़िया बहन, जब से ये आम का पेड़ छोटा था तब से मैं इस पेड़ को पानी दे रहा हूँ, और अब जाकर ये काला कौवा इस पेड़ पर कब्जा करने आ गया है। तोते भैया, ऐसे लड़ाई मत करो, आप चलो, आप मेरे साथ चलो। हम मैदान से जाकर दाना खा लेंगे। आप ये आम का पेड़ इस कौवे को ही दे दें। गंदा कौवा, दुष्ट कौवा, एक दिन रोओगे, बहुत पछताओगे, देख लेना। फिर तोता मानो चिड़िया के साथ चला जाता है। बादल कौवा आम के पेड़ से सारे आम तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। वाह रे बादलपति जी, आज तो तुमने कमाल कर दिया, कितने सारे आम ले आए हो। जल्दी बताओ, कहाँ रखूं? बहुत भारी है। सारे घर में तो भोजन ही भोजन है। अच्छा, तुम ऐसा करो, इस आम को उस अलमारी पर रख दो। काले कौवे ने कुछ चुरा कर, कुछ छीन कर और कुछ इकट्ठा करके अपने पूरे घर को अनाज से भरा हुआ था। तोते से छीन कर लाया हूँ ये आम। पति जी, बहुत अच्छा किया। वो मोटी चोंच वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। बादल जी, सुना है उस कबूतर की मकई की फसल भी तैयार है। हाँ, तुम चिंता ना करो, कल मैं वहीं जाऊंगा। अगले दिन बादल कौवा एक थैला लेकर कबूतर के मकई के खेत में जाता है और वो जाकर मकई के भुट्टे तोड़ने लगता है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे ओ काले कौवे, ये मकई क्या तेरे बाप की है? हो, नहीं, गंदी आंखों वाले, ये मकई तो तेरे बाप की है, इसलिए तो मैं तोड़ रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक ले। चल चल भाग यहाँ से, आया बड़ा गुंडा कहीं का। फिर बादल कौवा कबूतर को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे अपनी चोंचों से मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर को मारने के बाद बादल कौवा मकई से भरा हुआ थैला उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बहुत भारी है, जल्दी बताओ बिजली, कहाँ रखूं? अब तो घर में जगह नहीं बची है। अच्छा, पहले बताओ तो क्या है इसमें। इस थैले में मकई के भुट्टे हैं, अभी अभी कबूतर के खेत से लाया हूँ। वहाँ संदूक पर रख दो। फिर बादल कौवा वो मकई से भरा हुआ थैला संदूक पर रख देता है। बिजली कभी प्यार से अपने पति से कहती है, बादल, ये जो 3 दिन पुराना अनाज है, ये तुम कल अपनी माँ को दे आना। हाँ ठीक है। और साथ ही बिजली कभी कहती है, और मकई मेरी माँ को बहुत पसंद है, कल मैं जाकर अपनी माँ को मकई दे आऊंगी। ना ही मैं अपनी माँ को 3 दिन पुराना दाना दूंगा और ना ही तुम अपनी माँ को ये मकई दोगी। ये सुनकर बिजली कभी चुप कर जाती है। मुझे अनाज भोजन जमा करने का बहुत शौक है। तुम देखना, एक दिन मेरे घर में दाना रखने को जगह कम पड़ जाएगी। वो दिन तो आने ही वाला है, जरा देखो तो हर तरफ अनाज ही अनाज है। एक बूढ़ी चिड़िया कौवे के दरवाजे पर आती है। बिजली कभी दरवाजा खोलती है। कभी बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए एक दाना दे दो। चले भाग बुढ़िया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी दाना नहीं है। बेटी कभी, मैं देख रही हूँ तुम्हारा घर तो अनाज से भरा हुआ है, बस मुझे एक दाना ही दे दो। सुना नहीं, चल भाग यहाँ से।
फिर बिजली कभी गुस्से में उस बूढ़ी चिड़िया को धक्का दे देती है। वो बूढ़ी चिड़िया दूर जाकर गिरती है। कभी याद रखना, ये दाना और भोजन ही तुझे लेकर डूबेगा। एक दिन तुम अपने किए पर पछताओगी। कुछ दिनों बाद बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया का बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा भोजन चुराकर अपने घर ले आता है। मानो चिड़िया शाम को दाना लेकर जब घर आती है तो रोने लगती है। मेरा बारिशों के लिए रखा हुआ दाना कोई चुरा कर ले गया, अब मैं क्या खाऊंगी? बिजली, ये भोजन अब मैं कहाँ रखूं? बादल जी, अब ये भोजन तुम कहाँ से लाए हो? ये भोजन मैं चिड़िया के घर से लाया हूँ। तुम रुको, मैं ये घोंसला उठाती हूँ और तुम यहाँ नीचे रख दो। फिर बिजली कभी अपना घोंसला उठाती है और बादल कौवा भोजन वहाँ रख देता है। रात हो जाती है। कौवों के घर में अब इतनी भी जगह ना थी कि वो अपना घोंसला रख सके। वो दोनों कौवे अपना घोंसला भोजन के ऊपर रखकर ही सो जाते हैं। बादल जी, अब बस कर जाओ, पूरा घर भर चुका है। अब तो घर में ना बैठने को जगह है और ना ही खड़े होने को। हो, देखा ना बिजली, मैंने पूरे घर को अनाज से भर दिया है। वो दोनों कौवे सो जाते हैं। आधी रात को तेज हवा चलती है। कौवों का घर तो तेज हवा के कारण इधर उधर हिल रहा था। थोड़ी ही देर में उनका घर नीचे जमीन पर गिर जाता है। कौवा और कभी अनाज की बोरियों के नीचे दब जाते हैं। बादल, बादल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, बोरी के नीचे। अगली सुबह हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अब बताओ कौवे कि ये आम किसके हैं, मेरे या तुम्हारे? तोते, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और सारा अनाज ले लो। तोता अपने आम उठाकर ले जाता है। फिर मानो चिड़िया और कबूतर भी अपना अपना अनाज ले जाते हैं। लेकिन वो दोनों कौवे वही बाकी अनाज की बोरियों के नीचे दबे हुए थे। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। बिजली कौवी और बादल कौवा नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। बिजली, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ बादल जी, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तभी उड़ता हुआ कबूतर उन दोनों के पास आता है। अरे कौवो, तुम दोनों यहाँ आराम से लेटे बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ खबर भी है? क्या बात है गंदी आंखों वाले, क्या तुम्हें तमीज नहीं है आने की? ऐसे ही आकर हमारे सरों पर बैठ जाते हो। काली कभी कभी खुद भी अच्छा बोल लिया करो, आई बड़ी मुझे तमीज सिखाने वाली। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, बात तो बताते जाओ, तुम भी बात मत करो मुझसे, गंदे कौवे। गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली कौवी मानो चिड़िया के घर जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर घर में तो कोई भी नहीं था। लगता है चिड़िया गहरी नींद सोई हुई है। लेकिन बिजली कौवी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। तभी पीछे से मानो चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, बस कर दो, क्या दरवाजा तोड़ोगी तुम? चिड़िया, तुम बाहर थी? हाँ बिजली, बताओ क्या काम था? वो मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए था, क्या मिल जाएगा? बिजली बहन, क्या आपने पक्षी का ऐलान नहीं सुना? ऐलान? कैसा ऐलान? कुछ ही दिनों तक जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। हमारे आसपास के जंगलों में भी बारिशें हो रही हैं। और पता है बिजली बहन, उन जंगलों में बाढ़ आ गई है। बस इसीलिए मैं भोजन जमा कर रही हूँ। अच्छा चिड़िया, लेकिन वो भोजन? माफ कीजिए कवि बहन, लेकिन आज मैं आपको भोजन नहीं दे सकती क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन लेकर अंदर चली जाती है और वो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। बदला लूंगी, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगी। चिड़िया की बच्ची, अब तो देखती जा। फिर बिजली कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बिजली कभी चिड़िया के घर में आ जाती है और वो जोर जोर से चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। बबलू भाई, लगता है आज फिर से कोई गंदा पक्षी आ गया है। मम्मा भी तो घर पर नहीं है, अब बताइए क्या करें, नहीं तो ये पक्षी हमारे घर का दरवाजा ही तोड़ देगा।
डरो मत मीना बहन, ये अभी चला जाएगा। मुझे सब पता है। मीना बबलू, तुम दोनों अंदर ही हो। बहुत अच्छा होगा, आराम से दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मा को मार डालूंगी। ये हमें डरा रहा है मीना बहन, आप चुप ही रहना। बबलू भैया, अगर सच में हमारी मम्मा को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। दोनों बच्चे डरते हुए दरवाजा खोल देते हैं। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अब चुपचाप एक साइड पे खड़े रहो। बिजली का भी मानो चिड़िया का सारा जमा किया हुआ भोजन उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, इतना ढेर सारा भोजन ये तुम कहाँ से लाई हो? मेरी बेइज्जती की थी उस छोटी चिड़िया ने, सारा दाना मैं उसी के घर से लाई हूँ। देखना, अब जब वो छोटी चिड़िया घर आएगी तो रोएगी, उसे ये भोजन नहीं मिलने वाला। बिजली, तुमने तो मेरी सारी चिंताएं खत्म कर दी। अब जंगल में बारिश आई या तूफान, हमें कोई चिंता नहीं होगी। चिड़िया बहन, मैंने तो काफी भोजन जमा कर लिया है। मेरे तो बारिशों के दिन अब आराम से गुजर जाएंगे। हाँ तोते भैया, मैंने भी ढेर सारा भोजन जमा कर लिया है। बहुत मेहनत की है मैंने, अब तो मेरे पंख भी दर्द करने लगे हैं। हवाएं बहुत तेज हो रही हैं। दोस्तों, अब हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। फिर वो सभी दोस्त अपना अपना दाना लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मानो चिड़िया जब अपने घर पहुंचती है तो उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे रो रहे थे। बच्चों, आप दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? मम्मा, वो बिजली आंटी आई थी, उन्होंने हमें बहुत डराया और हमारा सारा भोजन भी उठा कर ले गई। कभी ये तुमने अच्छा नहीं किया। बच्चों चुप हो जाओ, चलो अंदर चलो। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घर में ले जाती है। बच्चों, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, आप उस आंटी के पास मत जाना, वो बहुत बुरी है, वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। बबलू बेटा, वो कभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम दोनों डरो मत, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर कप्पों के पास जाती है। बिजली, तुम ये सारा दाना मेरे घर से लाई हो, चोर कप्पे, क्या तुम्हें पता भी है कि ये सब दाना मैंने कितनी मुश्किल से इकट्ठा किया है? अब जल्दी से मेरा सारा भोजन मुझे वापस करो। छोटी चिड़िया, अपनी चोंच बंद कर कर भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। ये दाना हमारा है, जाओ चिड़िया, कहीं और जाकर अपना दाना ढूंढो। मानो चिड़िया रोने लगती है। अगर ये भोजन मैं नहीं खा पाई, मेरे बच्चे नहीं खा पाए, तो तुम दोनों के नसीब में भी नहीं होगा। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, वो जरूर न्याय करेगा। चल भाग जा चिड़िया यहाँ से, अब गरीबों वाला रोना धोना यहाँ ना कर, चल चल भाग। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में जंगल में आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया बारिश में अपने घर चली जाती है। बिजली, आज वो छोटी चिड़िया कुछ ज्यादा ही बददुआएं देकर गई है। बादल, छोड़ो उसे और तुम ये दाना खाओ। वो दोनों पति पत्नी दाना खा ही रहे थे कि उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। बादल, ये क्या हो रहा है? जल्दी से बाहर निकलो। जोर से बादल गरजता है और कप्पों का घर नीचे आकर गिरता है। हाय बादल, मेरी कमर टूट गई, लगता है हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। चिड़िया, चिड़िया बहन। मानो चिड़िया कप्पों का शोर सुनकर वहाँ आती है। फिर मानो चिड़िया उन दोनों कप्पों को घर के नीचे से निकालती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहते हुए मानो चिड़िया अपना भोजन उठाती है और वापस अपने घर की ओर चली जाती है। बादल जी, चिड़िया तो गई, अब हम क्या करेंगे? बिजली, मेरे तो सर पर चोट लग गई है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो दोनों कप्पे बारिश में बैठे रो रहे थे। बारिश थी कि और भी तेज होती जा रही थी। मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है।
चिड़िया और कॉफी कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं। और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और कॉफी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और कॉफी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया, देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते। हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उगाया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली का भी के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है।
बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं। हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कवि, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली कवि बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को, वो शाम तक बादलों को ले आएंगी। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जितनी दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला हमें उतनी ही शक्ति देगा। दूसरों की मदद कर। तेज बारिश में वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है, अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कवि रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती, बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला, चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो, वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। काको, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कवि दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कवि बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कवि को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बूढ़ी का भी भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है। तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना, बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी काफी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल, बादल जी जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कव्वा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? सोने भी नहीं देती। वो देखो बादल, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कव्वे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली? ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कव्वों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कव्वी फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कव्वी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कव्वे सो रहे हैं। बेटी, वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कव्वी को बता देती है। बेटी, ये कव्वे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी, ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कव्वों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कव्वी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कव्वे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कव्वा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कव्वों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कव्वे वहाँ से भाग जाते हैं।
अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है। हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है, शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है। बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय?